हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड की सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, आज करने वाले हैं हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके पहले मैं ये चैप्टर आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सारे वीडियो कंप्लीट हैं। अगर अभी तक बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, तो जल्दी से जाइए और बाकी के लेक्चर्स को भी अटेंड कर लीजिए। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपकी लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किस फॉर्मेट में होंगे तो सुन लो भाई। हम करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। ऑलराइट, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, और उसके बाद आएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। 10 अति लघुत्तरीय, 5 लघुत्तरीय और 5 दीर्घोत्तरीय, ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ऑलराइट, पैटर्न समझ में आ गया? बढ़ा जाए आगे, शुरू किया जाए। तो देखो, सबसे पहले होने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। बहुत छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं, मैक्सिमम 1 से 1.5 लाइन में आंसर कंप्लीट हो जाता है। और कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका एक शब्द में भी आंसर हो जाता है। तो इतने छोटे आंसर आप कमेंट में लिख के तो बता सकते हैं ना। चलिए, तो आपको सारे आंसर जो हैं छोटे छोटे हैं, उनके आंसर कमेंट में बताने हैं, और बीच बीच में जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगी उनके आंसर भी आपको कमेंट्स में मुझे बताते जाना है। तो रेडी है सभी? चलिए, तो लाइक शेयर हो गया, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 है अति लघुत्तरीय प्रश्नों में, फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? बताइए, फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? नाम सुना है? क्रांतिकारी था, कवि था, नेता था, सिपाही था, कौन था? बताओ भाई। दार्शनिक था, बताओ बताओ बताओ। समाज सुधारक था। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? देखा जाए आंसर। तो फ्रेडरिक सॉर्यू एक चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। ऑलराइट, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? बताना है अर्नेस्ट रेनन के बारे में। अर्नेस्ट रेनन कौन था? फ्रेडरिक सॉर्यू तो चित्रकार था, अब अर्नेस्ट रेनन कौन था? भाई ऐसे ही नाम पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि कई सारी पर्सनालिटी के बारे में हमने इसमें जाना है चैप्टर में। चलिए, तो अर्नेस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था अर्नेस्ट रेनन। ठीक है। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? चित्रकार था फ्रांस का। और ये कौन था? फिलोसोफर, यानी कि दार्शनिक था, अर्नेस्ट रेनन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? ठीक है। जर्मन की राष्ट्र दृश्य की कल्पना, जर्मनी की राष्ट्र दृश्य की कल्पना किस रूप में की गई थी, और जिस रूप में की गई थी, जिस आकृति में की गई थी, वो किसका प्रतीक था? ये बात आपसे पूछी गई है। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। चलिए, देखा जाए। तो इसका सही आंसर है जर्मेनिया। जर्मेनिया जो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है। तो जर्मन राष्ट्र दृश्य की कल्पना, जर्मनी राष्ट्र की दृश्य कल्पना एक महिला की आकृति के रूप में की गई थी। ठीक है, महिला की आकृति के रूप में की गई थी।
लेकिन क्या वो जर्मेनिया नाम की महिला वास्तव में कोई महिला थी? नहीं, जीवंत महिला नहीं थी, सिर्फ उस राष्ट्र दृश्य की कल्पना एक महिला की आकृति के रूप में की गई थी। और इसी प्रकार से फ्रांस की हम बात करें, फ्रांस में कल्पना करी गई थी राष्ट्र दृश्य की एक महिला की आकृति के रूप में ही, जिसे क्या नाम दिया था? जिसे नाम दिया था फ्रांस में, क्या नाम दिया था भाई? मारियान। क्या नाम दिया था? मारियान नाम दिया था। ऑलराइट, जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया था, जो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, और फ्रांस में मारियान नाम दिया था। जैसे हम इसको भारत के उदाहरण के माध्यम से समझें तो भारत में, भारत देश की दृश्य कल्पना किस रूप में करी जाती है? भारत माता के रूप में करी जाती है। भारत में किस रूप में करी जाती है? भारत माता के रूप में करी जाती है। ऑलराइट, क्लियर है सारी बात यहां तक की? समझ में आ गई बात? क्या भारत माता वास्तव में कोई जीवंत महिला थी या किसी महिला को भारत माता का नाम दिया गया था? नहीं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से जर्मन में जर्मेनिया और फ्रांस में मारियान के रूप में राष्ट्र दृश्य की कल्पना एक महिला की आकृति के रूप में करी गई थी। चलिए चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, चलिए तो जानते हैं इसको भी। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, किसका? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शक्ति के विभाजन का, हर स्तर में शक्ति को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? आपसे यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत किस घटना से हुई थी? क्या कोई ऐसी क्रांति हुई थी? क्या रिवॉल्यूशन हुआ था? ऐसा कुछ जल्दी से बताएं भाई, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तेजी से कमेंट आना चाहिए, कमेंट के साथ बराबरी से लाइक शेयर भी होना चाहिए। चलिए, तो वो थी फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी भाई? कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, क्यों हुई थी? क्योंकि फ्रांस की जनता परेशान थी, निरंकुश राजा था, निरंकुश शासन था, लुईस वोल्हवा का शासन था, जिसने जनता को कोई अधिकार नहीं दिए थे, ना वहां का कोई संविधान था, ना नियम कायदे कानून थे। जैसा राजा ने बोल दिया वैसा शासन चलता था। तो जनता ने क्या किया? 14 जुलाई 1789 की सुबह पूरे फ्रांस की जितनी भी सरकारी इमारतें थी उनकी घेराबंदी कर दी। इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखें। मेजनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। बताइए भाई, मेजनी ने कौन से 2 भूमिगत संगठन बनाए थे? बताओ जल्दी से। याद आया? जुसेप्पे मेजनी, इटली, कुछ याद आ रहा है? 2 संगठन बनाए थे। चलिए, तो 2 संगठन बनाए थे, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। ठीक है, युवा इटली और युवा यूरोप नाम से। चलिए 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां सवाल है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? क्या हुआ 19वीं सदी में ऐसा जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन ला दिए? क्या हुआ था? बताओ भाई। राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था, राष्ट्रवाद हुआ था, राष्ट्रवाद की भावना का स्पष्ट स्वरूप दिखाई दे रहा था। इटली व जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, तो यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में, इस पर ध्यान देना, राजनीतिक और भौतिक दुनिया में परिवर्तन आए थे। कैसे आए थे? जैसे जर्मनी भी अलग अलग प्रदेशों में विभाजित था और अलग अलग जगह अलग अलग शासन हुआ करता था, यानी कि पूरे जर्मनी पर एक राजनीतिक सत्ता नहीं थी। ठीक है, कि किसी एक व्यक्ति का शासन पूरे जर्मनी पर हो।
जर्मनी अलग अलग प्रांतों में बटा है, हर जगह अलग अलग सत्ता है और सबको किसके अंदर लाना है, एक शासन के अंतर्गत लाना है। तो सबको युद्ध के द्वारा कई क्षेत्रों को जीता गया, जर्मनी में मिलाया गया, जर्मनी का एकीकरण किया गया। अब जब जर्मनी में बाकी के प्रदेशों को जीतकर मिलाया जाएगा तो उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन आएगा, ठीक है, और राजनीतिक सत्ता में भी परिवर्तन आएगा, राजनीतिक संरचना में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। फिर बात होती है किसकी, इटली की, ठीक है। इटली व जर्मनी का एकीकरण, तो अब इटली की बात किस प्रकार से होती है, इटली भी 7 प्रदेशों में बटा था, ठीक है। कितने प्रदेशों में बटा था इटली, 7 प्रदेशों में बटा था और उनमें से केवल एक प्रदेश सार्डिनिया पीडमोंट, ठीक है, सार्डिनिया पीडमोंट पर ही किसका शासन था, इटावली राजघराने का या इटालियन राजघराने का शासन था, ठीक है, इतावली राजघराने का शासन था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि बाकी के जो 6 प्रदेश थे वहां इटालियन राजघराने का शासन नहीं था, वो एकदम अलग अलग प्रदेशों में विभाजित थे। तो उसको भी उन प्रदेशों को भी जीता गया, इटली में मिलाया गया, जिससे इटली की भौतिक संरचना में परिवर्तन हुआ, वहां की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, बताओ भाई जल्दी से। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एनसीईआरटी में बताया था मैंने, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताया था। तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्लाव, ठीक। 9वां सवाल है, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है। 1815 में जो वियना संधि हुई थी, वियना कांग्रेस हुई थी या वियना सम्मेलन, वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका संबंध किससे है, ठीक है। देखो भाई, तो ड्यूक मैटरनिक का संबंध वियना कांग्रेस से है। अब ये वियना कांग्रेस क्या थी, 1815 की बात हो रही है, 1815 में ही वियना संधि हुई थी, ऑलराइट। तो हुआ क्या था, 1815 में नेपोलियन हार चुका था और नेपोलियन जिसने बूर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका था, वहां की सत्ता समाप्त कर दी थी। तो वियना संधि में यह कहा गया कि जो पहले के विशेषाधिकार थे किसी वर्ग विशेष के पास, वो वापस से वैसे लाए जाएंगे, निरंकुश राजतंत्र फिर से स्थापित करा जाएगा, बूर्बो राजवंश को फिर से लेके आया जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। अभी अपन ने देखा है, पढ़ा है, नेपोलियन ने जो बदलाव करे थे और युद्ध करके वो बदलाव करे थे, कई सारे क्षेत्रों को जीत के वो बदलाव करे थे, उनको खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। क्योंकि नेपोलियन तो 1815 में हार गया था। अब फिर कौन सी संधि हुई थी, 1815 में ही वियना संधि हुई थी, जिसके द्वारा जो भी बदलाव, जो भी परिवर्तन नेपोलियन ने करे थे, उनको खत्म करना था। चलिए अब बात आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो आज का 11वां प्रश्न इस सीरीज का, और लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपके सामने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा करी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना कैसे पैदा करी, बताइए जल्दी से, देखा जाए। चलिए, तो भाई राष्ट्रवाद की भावना को हर एक व्यक्ति के मन में जगाना था, ठीक है, वहां से बूर्बो राजवंश को उखाड़ फेंकना था, एक नया शासन लाना था, एक नया संविधान लाना था। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, क्रांतिकारी सामने आए और उन्होंने लोगों के बीच में क्या क्या काम किए। सबसे पहले तो भाई उनको ये एहसास दिलाया कि आप इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो आपके मन में नागरिकता का भाव होना चाहिए, आपके मन में ये भाव होना चाहिए, जहां पर हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, वहां से हमें अधिकार भी मिले। आपका अधिकार इस देश पर है क्योंकि आप इस देश के निवासी हैं। तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार जागृत करें,
ठीक है, नए नए राष्ट्रीय चिन्हों को अपनाया गया और अलग अलग चिन्ह अलग अलग चीज का प्रतीक हुआ करते थे। फिर क्या किया, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आए। ठीक है, कि उस देश की एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था होगी, एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा जो कि केंद्र सरकार से चलेगी। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा बनाई गई। ठीक है, एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और एक समान भार व मान की व्यवस्था भी करी गई। ठीक है, तो ये सारे बदलाव करे थे सामूहिक पहचान की भावना को पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। चलिए अगला सवाल है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। नेपोलियन के बारे में एक सेंटेंस दिया है आपको, एक कथन दिया है, उस कथन की समीक्षा करनी है। एक बार फिर से वो कथन पढ़ते हैं। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें क्रांतिकारी विचारों को जोड़ा। समावेश करना यानी कि जोड़ना। ठीक है, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया। चलिए जानते हैं कैसे। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन एक संहिता लेके आया जिसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कानूनों का संग्रह है ये। ठीक है, ये संहिता का मतलब क्या होता है, कानूनों का संग्रह। ठीक है, कुछ कानून बनाए उसने। कैसे कैसे कानून बनाए, जैसे कि इस जो फ्रांस में बूर्बो राजवंश का निरंकुश शासन हुआ करता था उसको उखाड़ फेंकना। ठीक है, निरंकुश शक्ति का विरोध या निरंकुश सत्ता का विरोध। ठीक, और क्या किया था, और कौन सी बातें जोड़ी थी उसने, जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, कुछ इस तरीके की बातें नेपोलियन कोड में जोड़ी थी। फिर ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वहां की, ठीक है, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें सुधार किया ताकि हर एक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चले, चाहे वो गांव का स्तर हो, शहर का हो, जिला का हो, उसके ऊपर राज्य का हो, चाहे राष्ट्र का हो। शुरुआत कहां से करी, गांव से करी। ठीक है, फिर शहरी क्षेत्र में भी सुधार करें, गांव के साथ साथ शहरों में भी सुधार करें। व्यापार में सुधार, व्यापार में किस तरीके के सुधार करें नेपोलियन ने, व्यापार में बाजार मुक्ति और भार व माप की एक समान प्रणाली, भार व माप की एक समान प्रणाली लागू की। ऑलराइट, क्लियर। जो सेंटेंस था हमें बताया गया था कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया। वही बातें हमें बतानी थी कि कौन कौन से सुधार करे, कौन कौन से काम करे नेपोलियन ने, वो सारी चीजें आपके सामने है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताओ भाई, यूरोप में जब राष्ट्रवाद की भावना का जागरण हर एक व्यक्ति के मन में किया जा रहा था तो उसमें संस्कृति ने, वहां की संस्कृति ने, वहां के कल्चर ने किस प्रकार भूमिका निभाई। संस्कृति के द्वारा लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम के भाव कैसे जागृत करे गए, ये बात आपसे पूछी गई है। देखा जाए, चलिए तो देखें संस्कृति में कौन कौन सी बातें आती हैं। सिर्फ हम एक शब्द को लेके चलेंगे क्योंकि उस शब्द के आधार पर ही पूरा आंसर बनेगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, संस्कृति की बात आती है, जब कल्चर की बात आती है तो कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होती हैं। बताओ भाई, संस्कृति मतलब कला, काव्य,
गीत, नृत्य, बात आ रही है समझ में, भाषा, साहित्य, यही सारी बातें आती हैं संस्कृति में। बताओ भाई, क्या कहते हो? यही सारी बातें आती हैं, कला, काव्य, गीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, यही सारी चीजें मिलकर के संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो इन्हीं सब की राष्ट्रवाद में, राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र की भावना में क्या भूमिका थी वो पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को लेके चलते हैं। अब देखो भाई, जो जगह है, कोई एक पर्टिकुलर जगह है, उस क्षेत्र की जगह की अपनी भाषा होती है, अपना रहन सहन होता है, अपना खान पान होता है, अपने गीत होते हैं, अपने संगीत होते हैं, अपने नृत्य होते हैं, अपना साहित्य होता है, और उससे उस क्षेत्र के सभी निवासी परिचित भी होते हैं। ठीक है, अब अगर व्यक्ति को उन्हीं सब चीजों के माध्यम से समझाया जाए जिनमें वो पला बड़ा है, जो उसके चारों तरफ की चीजें हैं, जो उसकी संस्कृति है, तो उसको आसानी से सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, अब जैसे ही हिंदी पढ़ने वाले को उर्दू में समझाया जाए तो क्या उसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, यही बात है यहाँ की। तो कला, काव्य, कहानी और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। वहीं की कला के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित किया गया। फिर लोकगीत, लोक नृत्य, जन काव्य, ये क्या होते हैं? यानी कि उस क्षेत्र की जो पर्टिकुलर बोली है, भाषा है, उसी में लिखे जाने वाले और गाए जाने वाले गीत। ठीक है, उसी में जो गीत गाए जा रहे हैं उन्हीं को लेके अपने एक विशेष प्रकार की नृत्य कला, ठीक है, वैसे ही काव्य यानी कि कविताएं, उनके माध्यम से जन जन में राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचाया। ठीक है, और उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो भी स्थानीय बोली है, जो बोली उस क्षेत्र में बोली जाती है, और जो साहित्य उस क्षेत्र में प्रचलित होता है, लोक साहित्य, उस पर बल दिया और उस क्षेत्र की भाषा पर बल दिया। इन्हीं सब चीजों के माध्यम से लोगों को समझाया गया। तो इस प्रकार से संस्कृति का यूरोप के राष्ट्र के विचार में योगदान था। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या पूछा गया है? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से हुआ था, जाने? चलिए तो देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ भाई, क्या नाम था उनका? ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्या कहते हो भाई? ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन थे भाई? ये जर्मनी के चांसलर भी थे, जर्मनी के चांसलर। क्लियर? तो इसका आरंभ कैसे होता है? विलियम प्रथम के प्रशा के सिंहासन पर आसीन होना, यानी कि विलियम प्रथम को प्रशा के सिंहासन पर आसीन किया गया, और ऑटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करी गई कि जर्मनी का एकीकरण कैसे किया जाना चाहिए, किन किन क्षेत्रों पर अपनी विजय प्राप्त करके जर्मनी में मिलाना चाहिए। ठीक, फिर वियना कांग्रेस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एकीकरण में बाधाएं, ये तीन बातें भी आती हैं एकीकरण में। फिर बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित करे गए। ठीक है, और विश्व शक्तियों को तटस्थ किया गया कि ना आप इस तरफ जाएंगे, ना आप इस तरफ जाएंगे। ठीक है, और एकीकृत जर्मनी का राष्ट्र के रूप में उभरना। इस तरीके से एकीकृत यानी जर्मनी को एकीकृत किया गया और वहां राष्ट्रवाद का स्वरूप लाया गया। तो 14 सवाल हो चुके हैं। 15वां सवाल है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू होता है, इसके बारे में जानना है। तो देखें आप, यूरोप पर प्रभाव देखते हैं इसको भी। यूरोप पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से प्रभाव पड़े कि राष्ट्रवाद ऊपर उठा, यानी राष्ट्रवाद बढ़ा, उत्थान यानी कि बढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्र राज्यों का उदय लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा देता है।
ठीक है। लोकतंत्र ये सिद्धांत, लोकतंत्र क्या है भाई? लोकतंत्र वो शासन होता है जहां जनता के द्वारा शासन किया जाता है। शासन में स्पष्ट रूप से भागीदारी हमें जनता की दिखाई देती है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। यानी कि जनता स्वयं अपने शासक को चुनेगी, और जब जनता अपने शासक को स्वयं चुनेगी तो शासक भी अपनी तरफ से ये कोशिश करेगा कि जनता को उसके अधिकार दिलाए। ठीक है। तो राष्ट्र राज्यों का उदय किस स्वरूप में होना चाहिए? लोकतंत्र के रूप में होना चाहिए, और हुआ भी। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल। ठीक है। यूरोप का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, गरीब हो, अमीर हो, उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, कोई भी काम करता हो, क्लियर, वो हर एक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान होगा। उसके पास सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार होंगे। अगली बात, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकार की मांग। मानवीय अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मानवीय अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो एक व्यक्ति को मानव होने के नाते उसको जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और उसे मानव अधिकार कहा जाता है। यानी कि हर एक व्यक्ति को जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मानव को सारे अधिकार मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, तो उनकी सुरक्षा। ठीक। यानी और जिन राष्ट्रों में मानव अधिकार नहीं थे, ह्यूमन राइट्स नहीं थे, उनमें मांग भी करी गई। फिर निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। जो निरंकुश राजतंत्र थे, जैसे कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासन था, निरंकुश राजवंश था। ठीक है। तो वहां किसकी डिमांड करी गई? क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र की डिमांड करी, और क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतियां करी। ठीक है। अलग अलग अभियान चलाए, लोगों को उनके साहित्य के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से जागरूक किया, राष्ट्रीय चिन्हों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से जागृत किया। तो इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के ये कारण उत्तरदायी है। यूरोप पर इन कारणों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। चलिए, तो लघुत्तरीय प्रश्न भी हो चुके हैं, और अब बारी आएगी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। 15 सवाल हो चुके हैं। इसके पहले जल्दी से आप चेक कर लें कि लाइक शेयर बराबर से हुआ है या नहीं हुआ है, और अभी तक के सवालों में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, जल्दी से कमेंट करके पूछ लेना है, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, बढ़ा जाए आगे। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं अब हम, और उसमें पहला प्रश्न है, और आज की सीरीज का 16वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ और इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। यानी कि जब इटली का एकीकरण किया जा रहा था तो किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, जाने। चलिए, तो उसके पहले एक सवाल और पूछती हूँ आपसे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ये सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है। इटली का एकीकरण हुआ कब था? क्या बताना है कमेंट में, इटली का एकीकरण कब हुआ था। चलिए, तो देखें भाई क्या है इसकी प्रक्रिया। शुरुआत करते हैं हम 1832 से, एकदम क्रमवार हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कब कब क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो 1832 में जब इसका प्रथम चरण था, तो 1832 की बात करें, काउंट कावूर, ठीक है, काउंट कावूर की भी भूमिका थी इटली के एकीकरण में। शुरू किसने किया था? जुसेप्पे मेज़नी ने। फिर काउंट कावूर आया, वो अपने साथ गैरीबाल्डी को भी इसमें लेके आया। ठीक है। तो कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। सार्डिनिया, पीडमोंट सार्डिनिया, और सार्डिनिया कौन सी जगह थी? इटली के 7 प्रदेशों में से वो जगह थी जिसमें एकमात्र जगह में, सार्डिनिया पीडमोंट में, इटालियन राजघराने का शासन था। बाकी 6 प्रदेशों में नहीं था, क्योंकि इटली पहले 7 प्रदेशों में विभाजित था। तो कावूर जो है सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित, व 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया गया। 1832 में सबसे पहले क्या हुआ? सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काउंट कावूर बना।
ठीक है, इसका पूरा नाम काउंट कावूर है और सार्डिनिया का पूरा नाम क्या है? सार्डिनिया पीडमोंट। ठीक है, तो काउंट कावूर सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री बना, फ्रांस से संधि करी, ऑस्ट्रिया को पराजित किया और 1859 में लोम्बार्डी नाम के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि सार्डिनिया पीडमोंट में मिला लिया। एक बात ये हो गई। फिर दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में क्या होता है? मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय कराया गया। अब कौन कौन सी और जगहें हैं जिनको सार्डिनिया पीडमोंट में मिलाया गया? ठीक है, लोम्बार्डी को तो 1859 में मिला लिया। उसके बाद मोडेना, टस्कनी, पार्मा इनका जनमत संग्रह के द्वारा सार्डिनिया में मिलाया गया। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में क्या बात होती है? तृतीय चरण की बात करें तो 1860 में गैरीबॉल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय पाई। ठीक है, सिसिली और नेपल्स को 1860 में गैरीबॉल्डी ने जीता और उनको सार्डिनिया पीडमोंट में मिला लिया। फिर चौथे चरण में क्या होता है? चौथे चरण में वेनेशिया और रोम पर अधिकार कर लिया। क्लियर? तो इस तरीके से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई कि कब कब किस किस प्रदेश को सार्डिनिया पीडमोंट में मिलाया गया। और सार्डिनिया पीडमोंट एकमात्र वो जगह थी इटली की जहां पर इटालियन राजघराने का शासन था, बाकी जगह नहीं था। उसके बाद क्या है? 1871 की बात करें तो 1871 में पोप से समझौता व इटली एकीकृत इटली का उदय हुआ। कब? 1871 में। ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा था क्वेश्चन के कि एकीकरण में क्या क्या बाधाएं आई थी, इटली के एकीकरण में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो देखें, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था, क्योंकि इटली जो है कितने प्रदेशों में बटा था? इटली 7 प्रदेशों में बटा था। इटली 7 प्रदेशों में बटा था। फिर क्या है? विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, क्योंकि इटली जो 7 प्रदेशों में बटा था उनमें से सिर्फ एक प्रदेश में सार्डिनिया पीडमोंट में इटालियन राजघराने का शासन था, बाकी 6 जगह दूसरों का शासन था, यानी कि विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था, वहां पर विदेशी शक्तियों का अधिकार था। ठीक है, फिर पोप का शासन था, क्योंकि आखिरी बात हमने क्या पढ़ी? पोप से समझौता किया 1871 में और एकीकृत इटली का उदय हुआ। तो पोप का शासन हुआ करता था। ठीक है, उनसे समझौता किया, उसके बाद इटली का एकीकरण किया गया, यानी कि इटली के बाकी राज्यों को पीडमोंट में मिलाया गया। वियना कांग्रेस, जी हाँ, 1815 की जो वियना संधि हुई थी, और अनुदारवादी शासक, यानी उदारवादी शासक नहीं थे, अनुदारवादी शासक थे जो सिर्फ खुद का देखते थे, जनता के प्रति वो लिबरल नहीं थे, उदार नहीं थे, तो उनको भी सबक सिखाना था। ठीक है, तो इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में इटली जो है 7 प्रदेशों को मिलाकर एक राष्ट्र बना और इटली में इस तरीके से एकीकरण हुआ। ऑलराइट, बात समझ में आ गई? चला जाए आगे। चलिए अब अगली बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? ब्रिटेन में जब पूरे ब्रिटेन को एक ब्रिटेन बनाना था, यानी कि राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था, तो वो एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। आसानी से नहीं हुआ, कम समय में नहीं हुआ। तो ये लंबी प्रक्रिया का परिणाम था ब्रिटेन का एक होना, एक राष्ट्र बनना। वो किस प्रकार से हुआ, अब वो जानते हैं। देखें भाई, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम निम्न प्रकार से था। कैसे था? तो यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी क्रांति लड़नी पड़ी हो या युद्ध लड़ने पड़े हो। ठीक है, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, बस इस प्रक्रिया में समय लगा था। उसके बाद है पहले नृजातीय पहचान, यानी कि ब्रिटेन में उस समय अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे,
अलग अलग प्रजाति के लोग रहते थे। नृजातीय पहचान यानी कि अलग अलग प्रजाति के लोगों का रहना, जैसे कि स्कॉटिश का रहना, ठीक है, पॉलिश का रहना, उसके बाद वेल्स, आयरिश, इन सब प्रजातियों के लोगों का रहना क्या था, यानी कि एक ही प्रदेश में अलग अलग लोग रह रहे थे, तो उनकी पहचान करनी थी कि कौन किस प्रजाति का है, तो इसे कहा जाता है नृजातीय पहचान। फिर राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि, ठीक है, पूरे देशवासियों को ये एहसास दिलाना था कि राष्ट्र आपका है, आपको अपने देश की अहमियत समझनी पड़ेगी, और सत्ता में भी वृद्धि करी गई। फिर उसके बाद 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीना जाना, क्योंकि तब तक वहां पर राजतंत्र चला करता था और राजतंत्र से सत्ता को छीन के संसद के हाथों में सत्ता सौंपनी थी, यानी कि संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीनी। ठीक है, क्लियर है बात। तो इन सब चीजों का सामना जो है ब्रिटेन को करना पड़ा था। तो ब्रिटेन में जो एकीकरण हुआ था, एक तरीके से कहा जाए, या राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ था, वो किसी क्रांति का परिणाम नहीं था, किसी उथल पुथल का परिणाम नहीं था कि यहाँ के क्षेत्र को यहाँ से छीन के इसमें मिलाना है। ठीक है, जैसे कि जर्मनी और इटली में हुआ था। ब्रिटेन की अपनी एक अलग ही दास्तान थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1707 में यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ, जिसे हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। फिर स्कॉटलैंड पर अपना अधिकार स्थापित किया। क्लियर। फिर आयरलैंड को भी मिलाया। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया और आंग्ल संस्कृति का दबदबा कायम करा गया कि यहाँ पर सिर्फ एक कल्चर चलेगा, एक संस्कृति चलेगी, आंग्ल संस्कृति। ठीक है, आंग्ल कल्चर। और राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया। जैसे हर देश अपनी पहचान के लिए राष्ट्र प्रतीकों का सहारा लेता है, झंडा और राष्ट्रगान का सहारा लेता है, यानी कि हर देश के अपने अपने राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा होता है। तो वैसे ही ब्रिटेन ने भी 1707 में सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया, स्कॉटलैंड पर अपना अधिकार स्थापित किया, 1801 में आयरलैंड को अपने में मिलाया, फिर एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया, आंग्ल कल्चर का दबदबा किया। ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ एक संस्कृति चलेगी, ना तो आयरिश की संस्कृति चलेगी, ना स्कॉटलैंड की चलेगी। ठीक है, किसकी चलेगी? आंग्ल संस्कृति चलेगी। फिर उसने अपने राष्ट्र के प्रतीकों को बनाया। ठीक है, फिर झंडा और राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया और पुराने राष्ट्र जितने भी थे मात्र सहयोगी के रूप में थे। ठीक है, सिर्फ वो ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का सहयोग ही करेंगे, बाकी उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अधिकार या प्रभुत्व या सत्ता किसकी रहेगी? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की रहेगी। क्लियर। तो ये 1688 से चली आ रही एक लंबी प्रक्रिया थी। क्लियर। चलिए अब है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से मानी जाती है? राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से ही मानी जाती है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, इस कथन की समीक्षा कीजिए। चलिए जानते हैं इसको भी। तो फ्रांस पर प्रभाव, अब देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या किया गया भाई? लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इसको जान लेते हैं पहले। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। ये बात तो आप सभी को पता होगी, सभी को पता है। ऑलराइट, चलिए। तो 14 जुलाई 1789 को निरंकुश शासन के विरोध में लोकतंत्र शासन को लाने के लिए फ्रांसीसी क्रांति चालू हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा कि लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, वहां पर डेमोक्रेसी को लाया गया, लोक कल्याणकारी कार्य भी करे गए, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व। भ्रातृत्व का मतलब होता है बंधुत्व।
भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है? बंधुत्व। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व से भरे नए समाज की एक नींव रखी गई। ये जो 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व, ठीक है, ये तीनों शब्द फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में भी जोड़े गए हैं। क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? भारत के संविधान का निर्माण, भारत के कुछ नियम कायदे कानून थे उनको भी जोड़ा गया था। 1935 के एक्ट में जो प्रोविजंस किए गए थे, जो प्रावधान किए गए थे, उनको भी जोड़ा गया। साथ ही साथ संविधान बनाते समय कई अन्य देशों के संविधान का भी अध्ययन किया गया और जिन देशों की जो संवैधानिक विशेषताएं हमारे संविधान बनाने वाले लोगों को लगी, राजनेताओं को लगी, उन्होंने अपने संविधान में जोड़ी। तो फ्रांस के संविधान से ये 3 शब्द लिए थे, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व। तो फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व से भरे नए समाज की नींव रखी गई। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? कि हम सभी आपस में भाई बंधु ही हैं, ठीक है। फिर नवीन कानून संहिता लागू करी गई, यानी कि नए कानून के नियम लाए गए। फिर उसके बाद एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नेशनल असेंबली क्या है भाई? सभी को पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया है। नेशनल असेंबली क्या है? नेशनल असेंबली जो है फ्रांस की संसद है। नेशनल असेंबली क्या है? फ्रांस की संसद है, ठीक है। और आर्थिक एकीकरण को भी लाया गया। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांस पर तो कुछ प्रभाव पड़े ही, साथ ही साथ पूरे विश्व पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हमने जाना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फ्रांस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑलराइट, तो ये सारे सकारात्मक प्रभाव नजर आते हैं हमें। उसके बाद देखें, कानून के समक्ष बराबरी, ठीक है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को कनेक्ट करना कि क्या आपके देश में भी ऐसा ही है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। वही सारी चीजें हमें दुनिया के कई देशों में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हर एक बात को, हर एक चीज को कनेक्ट करते जाना है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, समान है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, जेंडर, रंग, रूप, भाषा को बोलने वाला क्यों ना हो। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित करके रखा गया, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है। उसके बाद एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, शिक्षित मध्यम वर्ग का, जो उदारवादी वर्ग कहलाया। और उसी शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? उसी शिक्षित मध्यम वर्ग ने कई सारी जो सुधार की, अगर हम बात करें तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने ही कई सारे सुधारों की आवाज भी उठाई थी, ठीक है। फिर उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, यानी कि जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ तभी से उदारवादी विचारधारा की शुरुआत हमें दिखाई देती है। फिर क्या होता है? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान यानी कि ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम भी होता है फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर के, ठीक है। और यूनान एक ऐसा देश है जिसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। ग्रीस को या यूनान को, ठीक है, यूनान को ही ग्रीस कहा जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना, क्योंकि यूरोप की जो सभ्यता थी वास्तव में उसका पालन यूनान में किया जाता था, यूनान में किया जाता था। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद से लोगों ने जब यूनान को पहचानना चालू किया, तब से पूरा यूरोप यूनान के साहित्य का अध्ययन करने लगा और उसी की सारी बातें मानने लगा, ठीक है। फिर संस्कृति व भाषा की भूमिका भी रही थी। उसके बाद जन विद्रोह भी हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप तो क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्लियर हो रही है यहाँ तक की बात? तो इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव फ्रांस के साथ साथ हमें दुनिया के कई अन्य देशों में दिखाई देता है, यानी कि पूरे विश्व पर भी इसका प्रभाव पड़ा और विश्व के हर एक देश में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करना है। 1804 की नागरिक संहिता, किसकी बात हो रही है भाई? कौन लेके आया था 1804 की नागरिक संहिता? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी। सिटीजन कोड कौन लेके आया था 1804 में? कमेंट तेजी से आना चाहिए, कई बार ये बात मैंने आपको बताई है। शुरू किया जाए, चलिए। तो 1804 की नागरिक संहिता की अगर हम बात करें तो 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेपोलियन से संबंधित है। क्लियर? अब देखो भाई, तो 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान हमसे पूछे गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। देखें, सबसे पहले तो नेपोलियन ने कहा कि जो जन्म पर आधारित सुविधाएं दी गई हैं, किनको? फ्रांस के जो 2 और ऊपर के वर्ग हैं, क्योंकि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा था? फ्रांसीसी समाज की अगर हम बात करें, फ्रांसीसी समाज की अगर हम बात करें तो फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? देखो भाई, सबसे ऊपर था पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और सबसे नीचे था जनसाधारण, यानी कि आम जनता। जनसाधारण यानी कि आम जनता। तो ये जो 2 वर्ग थे, ऊपर के जो 2 वर्ग थे, उनको जन्म आधारित कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, और जो तीसरा वर्ग था, तीसरे वर्ग का शोषण ये दोनों वर्ग करते थे, और तीसरे वर्ग को भी, आम जनता को ही टैक्स भरना पड़ता था। टैक्स भरने का काम किसका था? टैक्स भरने का काम इसका था, तीसरे वर्ग का था। ठीक है, सिर्फ तीसरा वर्ग जो है टैक्स भरता था, यानी कि कर भरता था। बाकी इन्हें सारी सुविधाएं थी, इस तीसरे वर्ग को कोई भी सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो नेपोलियन जब आया शासन में, ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या किया? जन्म पर आधारित जो सुविधाएं 2 विशेष वर्गों को दी गई थी, उनको समाप्त किया। ठीक, फिर संपत्ति के अधिकार की बहाली, यानी कि सभी व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार है। क्लियर? फिर अगला काम क्या किया? जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति करी। उसके बाद यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किया, और मानक नाप तोल के पैमाने भी चलाए उसने, और एक राष्ट्र मुद्रा भी चलाई। तो जल्दी से बता दो, उस मुद्रा का नाम क्या है? एक राष्ट्र मुद्रा, लिब्रे नाम है उसका। क्या नाम है उस मुद्रा का? उस मुद्रा का नाम है लिब्रे। क्लियर? ये फ्रांस की प्राचीन मुद्रा है। ठीक है, नई मुद्रा नहीं है। ये क्या है? फ्रांस की प्राचीन मुद्रा है। फ्रांस की प्राचीन मुद्रा। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? तो 1804 में नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता बनाई थी, नेपोलियन कोड बनाया था, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हमसे पूछा गया था। चलिए चलते हैं अब आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रश्न क्रमांक 20 है, ध्यान से सुनना है सभी को। देखें क्या है। तो यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? क्या पूछा गया है? यूरोप का जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुआ था, जिसकी शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मानी जाती है, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी? सबसे पहले यह बताना है। यह है क्वेश्चन का एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है? 20वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद जो चालू हुआ था, राष्ट्रवाद की लहर चालू हुई थी, उसके क्या कारण थे? और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? 2 बातें हमसे पूछी गई हैं। शुरुआत करते हैं पहली बात के साथ। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। देखो भाई, क्या किया महिलाओं ने? महिलाओं ने सबसे पहले तो स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाए, ठीक है, जिसमें सिर्फ महिलाओं की ही भागीदारी थी। उसके बाद समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष
क्योंकि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाएं जो है हर चीज में राष्ट्रवाद में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी, राजनीतिक संगठन बना रही थी, समाचार पत्रों का प्रकाशन भी हो रहा था, लेकिन महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भी हिस्सा ले रही थी। जो राजनीतिक बैठकें हो रही थी उसमें हिस्सा ले रही थी और प्रदर्शनों में भी हिस्सा ले रही थी। लेकिन राजनीतिक बैठकों में कैसे हिस्सा ले रही थी? अब आप सोचेंगे वोट डालने का अधिकार है नहीं, फिर वो राजनीतिक बैठकें जो हो रही हैं उसमें कैसे हिस्सा ले रही हैं? तो सिर्फ उन्हें दूर से खड़े होकर वो बैठक देखने का मौका दिया जाता था, लेकिन उसमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। ठीक है, जो अलग से एक जगह बनी थी, दर्शक दीर्घा जिसे कहते थे, कि वहां से दर्शक सिर्फ देख सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ऑडिटोरियम में बैठ के सिर्फ देख सकती थी, बोल कुछ नहीं सकती थी। यानी कि राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी थी ही नहीं। जब जिसे वोट देने का ही अधिकार ना हो तो राजनीति के मामलों में बोलने का अधिकार कैसे होगा? ठीक है, तो राजनीतिक बैठकों प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही थी। ठीक है, तो ये थी उनकी भूमिका महिलाओं की यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में, जबकि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे, राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। क्लियर? उसके बाद देखें क्या पूछा था क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के कारण क्या थे? जानते हैं इसको अभी। पहली बात कही गई है क्योंकि जनता पर अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, फ्रांस की जनता परेशान थी, यूरोप के कई अन्य देशों की भी जनता परेशान थी, लेकिन शुरुआत फ्रांस से हुई थी राष्ट्रवाद की। तो जनता पर अत्याचार हो रहे थे, जनता परेशान हो रही थी, जनता को अधिकार थे नहीं, निरंकुश शासन व्यवस्था छाई हुई थी, राजा निरंकुश था, जो शासक है वो निरंकुश था, जनता को कोई अधिकार देता नहीं था, सारे अधिकार उसके हाथ में थे, अपनी मनमानी करता था, ना कोई संविधान था, ना कोई कायदा था, ना कोई कानून था। ठीक है, यहां तक कि संपत्ति के सुरक्षित अधिकार भी लोगों को नहीं थे। क्लियर? फिर उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ। जब ये सारी चीजें हुई तो जो कुछ जागरूक लोग थे, उदारवादी थे, उन्होंने अपने विचारों को फैलाना चालू किया कि ऐसे तो हम इस देश में नहीं रह सकते जिस तरीके से अभी रह रहे हैं, हमारे आगे की जनरेशन का क्या होगा और इस पूरे देश का क्या होगा। तो उनके विचारों से जनता प्रभावित हुई। फिर स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के नारे दिए गए कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए। ठीक है, हम उस देश में रहना चाहते हैं जहां पर सभी व्यक्ति एक दूसरे को भाई बंधु समझे, ना कि घृणा की दृष्टि से, दुश्मनी की दृष्टि से देखें। ठीक है, और इसमें शिक्षित मध्यम वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये सारे कारण थे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के। ऑलराइट, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन भी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये बात भी आपको दिमाग में बैठ गई होगी कि कैसे हर एक क्वेश्चन को डील करना है। अगर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाए तो कैसे आंसर लिखना है, लघुत्तरी का कैसे लिखना है, दीर्घोत्तरी का कैसे लिखना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, और अगर कोई भी सवाल है तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। वो आएगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का सेशन। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स,
क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में कंप्लीट कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।